तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का प्रोनाउन। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का रूल नंबर 1 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे, और इससे पहले दोस्तों क्लास नंबर 3 तक हो चुका है। तो आज रहेगा दोस्तों क्लास नंबर 4। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो पिछली क्लास में रूल नंबर 1 देख लिए थे, तो आज अगला है दोस्तों रूल नंबर 2। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउंस किसी कंजक्शन एंड और ईटीसी से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर जो दो प्रोनाउन का प्रयोग हो और उनके बीच में कोई भी कंजक्शन आ जाए, तो उनसे अगर जो जुड़कर प्रयुक्त हुए हों तो वे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माई फादर फॉरवर्ड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया एंड, और इसके पहले भी आ गया दोस्तों प्रोनाउन, और इसके बाद भी आ गया प्रोनाउन। तो इन दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है दोस्तों कर्म कारक, या ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगला है दोस्तों रूल नंबर 3। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन किसी कंजक्शन एंड और नार ईटीसी से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो तो वह नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यानी कि दोस्तों यदि किसी भी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन किसी कंजक्शन से जुड़कर प्रयुक्त हुए हों तो वह नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच। यानी कि दोस्तों इसमें आ गया पहले रमन, तो ये हो जाएगा दोस्तों नाउन, और यहाँ आ गया मी, तो ये होता है दोस्तों प्रोनाउन, और बीच में आ जाएगा दोस्तों कंजक्शन। तो इन दोनों को ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा, यानी कि कर्म कारक के रूप में माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफ पोसेसिव केस। यानी कि पोसेसिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग। पोसेसिव केस का मतलब होता है अधिकार बोधक कारक या संबोधन कारक। तो रूल नंबर पहला है दोस्तों पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। यानी कि जो अधिकार दिखाने वाले प्रोनाउन हैं इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आवर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउन जो आया है ये हो गया दोस्तों पोसेसिव केस, और ये हो गया नाउन, तो इसका प्रयोग इसके पहले नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों ये गलत। और दूसरा है आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों सही, क्योंकि नाउन के पहले पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगला है दोस्तों नोट। तो नोट नंबर पहला है दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। यानी कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनका प्रयोग नाउन के पहले हो जाता है। और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना होता है। यानी कि जब पोसेसिव प्रोनाउन आएगा तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल है आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। यानी कि ये हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन, तो इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ है अगला है योर मोटरसाइकिल इज न्यू। ये है दोस्तों न्यू, तो ये आ गया नाउन, तो नाउन के पहले दोस्तों प्रयोग होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव का, लेकिन नाउन के पहले पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये है दोस्तों पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद आया है नाउन। तीसरा नोट है दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब पहले से किसी नाउन की चर्चा हो, अन्यथा नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, यानी कि अधिकार दिखाने वाले या संबंध दिखाने वाले जो प्रोनाउन है, इनका प्रयोग तब होता है जब पहले से किसी नाउन की चर्चा हो, अन्यथा नहीं होता है। यानी कि किसी नाउन के बारे में कुछ कहा जा रहा हो
तब इसके पहले पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाता है। लेकिन जब किसी नाउन की चर्चा नहीं हो रही हो तो वहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। नोट नंबर 4 है दोस्तों, हिज का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है। यानी कि जो ये हिज है इसका प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों रूप में होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अगला नोट नंबर है दोस्तों 5वां, इट्स का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसका प्रयोग पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जो इट्स है इसका प्रयोग अगर जो पोसेशन दिखाने के लिए यानी कि संबंध दिखाने के लिए या अधिकार दिखाने के लिए होता है तो वह केवल एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 2, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों जो पॉसेसिव प्रोनाउन है यानी कि अधिकारवाचक जो सर्वनाम है उनका प्रयोग केवल वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। योर्स इज ए न्यू कार, यानी कि इसका जो योर्स है यह सब्जेक्ट है। यानी कि योर्स सब्जेक्ट होते हुए भी दोस्तों एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 3, पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों जो पॉसेसिव प्रोनाउंस है उनका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स, यानी कि जो योर्स यहाँ पर आया है यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 4, पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों जो पोसेसिव प्रोनाउंस है इनका प्रयोग वर्ब के प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई प्रीफर योर कंपनी टू हर्स, यानी कि दोस्तों ये जो हर्स है यह है पॉसेसिव प्रोनाउंस और जो टू है यह है दोस्तों प्रोपोजिशन। तो जो पॉसेसिव प्रोनाउंस है इनका प्रयोग प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 5, पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग इन्फिनेटिव 2+V1 के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि जो पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं इनका प्रयोग इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इन्फिनेटिव को दोस्तों 2+V1 को यानी कि 2 और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है इन्फिनेटिव, तो इसके सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर ठाकुर अलाउड हर टू गो, यानी कि जो टू गो है यह है दोस्तों इन्फिनेटिव, तो इसके पहले पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ इट। तो आइए जानते हैं कि यूज ऑफ इट का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो इसका रूल नंबर 1 है दोस्तों, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टाइम का मतलब होता है कि समय, वेदर का मतलब होता है कि मौसम, और टेम्परेचर का मतलब होता है कि तापक्रम, तथा डिस्टेंस का मतलब होता है कि दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों परिचय देने वाले सब्जेक्ट के, यानी कि जब इन सारी घटनाओं का परिचय दिया जा रहा हो या उनके बारे में बताया जा रहा हो तो उस सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों इट का प्रयोग होता है। इस केस में इट को इम्पटी इट कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ नहीं होता है। यानी कि दोस्तों इस जब केस में इट का प्रयोग होगा तो उसको इम्पटी इट कहा जाएगा क्योंकि इस केस में इट का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इट इज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इट का प्रयोग केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यानी कि रेनिंग का परिचय देने के लिए या इसके बारे में बताने के लिए हुआ है, और यहाँ पर इसका प्रयोग इम्पटी इट के रूप में हुआ है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे दूसरा है इट इज मॉर्निंग, यानी कि सुबह हो रही है,
तो इसमें इट का प्रयोग इम्पटी इट के रूप में हुआ है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है, तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 2, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जिरंड तथा क्लाउज के बदले में भी होता है। यानी कि जो इट का प्रयोग है इसका प्रयोग इन्फिनेटिव में यानी कि 2 + V1 में, या जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब प्लस ing, तथा क्लाउज के बदले में यानी कि उपवाक्य के बारे में, यानी कि वह वाक्य जो अपने पिछले आए हुए वाक्यों के बारे में बताता है उस वाक्य के बदले में भी होता है। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व, यानी कि यहाँ पर इट इन्फिनेटिव के बदले आया है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 3, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसिस करना, यानी कि इम्फेसिस यानी कि जोर डालना के लिए होता है। यानी कि दोस्तों जो इट है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को जोर डालने के लिए किया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, यानी कि दोस्तों यह जो है सब्जेक्ट यानी कि यह है प्रोनाउन, और इट यहाँ पर इसलिए आया है इस पर जोर डालने के लिए, यानी इट के द्वारा इस प्रोनाउन पे जोर डाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इट वाज ही हु हेल्प्ड यू, यानी कि वह वही है जिसने तुम्हारी कल मदद की थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा।